गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? तो जब भी आप ये वीडियो देखो उसी हिसाब से मेरी ये विशेष जो है वो एक्सेप्ट कर लेना। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड वीडियो जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो हमने बताया था कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड जो है वो कुछ नहीं है, एक फोर्स है जो जो एटम्स को या मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखती है। वो फोर्स जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आ सकता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे, दूसरा गेन करे। तो जो लॉस करेगा वो पॉजिटिव में चला जाएगा, जो गेन करेगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयनिक बॉन्ड। अगर शेयरिंग से दो एटम जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास कुछ जो आपके पास क्या कि कौन सी चीज है, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। एक कि हर एटम ये कोशिश करता है कि उसकी वैलेंस शेल जो है कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट उसके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए जो वो आपके पास फर्स्ट शेल में होते हैं, या उसके बाद वाले जो शेल्स हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। तो सबसे पहले कि वो क्या करता है कि अपनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने की कोशिश करता है, और दूसरा वो क्या करता है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। स्टेबिलिटी तभी आती है जब उनके पास एनर्जी कम हो जाती है। तो एटम्स में एनर्जी ज्यादा होती है, जब वो कंबाइन करते हैं तो एनर्जी लॉस होती है। तो उस जो एनर्जी लॉस होती है तो उसका मतलब उनमें एनर्जी कम होगी, तो वो क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो ये 2 फैक्टर हैं जिसकी वजह से केमिकल बॉन्ड बनता है। अब हम यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम भी लिखा था केमिकल बॉन्ड्स। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हमारे पास 2 टाइप की होती है। आपके पास एक होता है इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग। दूसरी कौन सी थी? इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग। फर्दर जो हमारे पास इंटर एटॉमिक जो है वो क्लास डिवाइड हो जाती है तीन में। एक हो गया हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग, दूसरा हो गया हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग, और थर्ड है हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग और बॉन्ड बोल सकते हो बॉन्डिंग। और जो आपके पास इंटर मॉलिक्यूल में आपके पास 2 टाइप के बॉन्ड आते हैं। एक आएगा आपके पास वीक वंडर वाल फोर्सेस, और दूसरा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर?
तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको कि हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं उनको दो टाइप में, एक इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग बोलो या बॉन्ड्स बोल दो, इंट्रा मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग, और ये डिवाइड हो जाते हैं, जो ये हैं ये हमारे पास हो जाते हैं आयनिक बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में, मेटेलिक बॉन्ड में, वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस में, और ये हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में। क्लियर? तो एक हमारे पास और है, वो जिसको हम स्टडी किसके करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की हेडिंग में ही पढ़ लेते हैं, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। क्लियर? तो ये हमने लास्ट वीडियो में ये इसके बारे में बताया था। आज हम क्या करेंगे, इन बॉन्डिंग्स को एक एक करके हम इनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आयनिक बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं आयनिक बॉन्ड, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रो बॉन्ड। तो ये है आपके पास आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। आयनिक बॉन्ड is force of attraction between two oppositely charged ions formed by the loss of electron of one atom and one atom and gain of electron by other atom. The atom which loses electron acquire positive charge and which gain electrons acquires negative charge and called as cation and anion respectively. कैटायन एंड एनायन। देखो बेटा, पूरी कंप्लीट डेफिनेशन आयनिक बॉन्ड की या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या बताया मैंने, आयनिक बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन। अपोजिट चार्ज मींस एक पे पॉजिटिव हो और दूसरे पे नेगेटिव हो।
इन पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी आपके पास, उसको क्या बोलेंगे हम, आपके पास उसको क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो ऑपोजिटली चार्ज आयन फॉर्म बाय द loss of electron of one atom and gain of electron by other atom. The atom which loses electron acquire positive charge and which gain electron acquires negative charge and called as cation and anion respectively. ये पूरी कंप्लीट इसकी डेफिनेशन थी। अब क्या करेंगे, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम एक दो एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल्स को लेके एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास आयनिक बॉन्ड होता क्या है। क्लियर? तो इसको नोट कर लो। तो अब क्या है, मैं यहां पे लेता हूं सबसे पहले कि एग्जांपल, लेट अस explain ionic bond by taking few examples. क्लियर? तो इसको मैं साफ कर देता हूं। few examples। अब देखो मेरी एग्जांपल सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पे फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। फॉर्मेशन ऑफ NaCl। देखो बेटा, हमारे पास यहां पे ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। और आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। मीन्स इसके पहले फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड शेल में इसके कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और थर्ड शेल में इसके कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब क्या है कि दूसरा हमारे पास है Cl, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गए इसमें 17 इलेक्ट्रॉन। अब फर्स्ट शेल में कितने हैं आपके पास, यहां पे 2, सेकंड शेल में कितने हैं, 8, और थर्ड शेल में कितने हैं, 7। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दोबारा बोलता हूं कि हर एटम ये कोशिश करता है कि उसके वैलेंस शेल में अगर तो वो फर्स्ट शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। जैसे वो एक ही केस है, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में, न्यूक्लियस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोचता है 2 हो जाए। अगर मैं लिथियम ले लेता हूं तो इसका भी आपके पास फर्स्ट शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो अब एक और ले लेता हूं ऑक्सीजन, जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, या फ्लोरीन ले लेता हूं, फ्लोरीन, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि ये कोशिश करेगा, क्योंकि इसका सेकंड शेल तो है ही नहीं, इसका फर्स्ट शेल है, तो ये कोशिश करेगा कि इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो उसके लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे। तो पॉसिबिलिटी है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन
गेन करेगा तो यहां पे 2 हो जाएंगे। जब यहां पे 2 होंगे, गेन करे या शेयर करे, कुछ भी करे, अगर यहां 2 हो जाए तो इस पे आपके पास जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कोई लॉस करता है तो पॉजिटिव आ जाता है। क्लियर? तो अब आपके पास ये जो है कोशिश करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसके लिए या तो गेन करेगा या लॉस करेगा या शेयर करेगा। अब ये लिथियम है, लिथियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और दूसरे में 1, और फ्लोरीन है इसके पहले शेल में 2 है, दूसरे में 7। अब देखो इसको 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई नहीं देगा। इसको 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई नहीं देगा। कि और पॉसिबिलिटी यही है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, और जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये वाला आपका बाहर वाला, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा तो इसका बाहर वाला शेल ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस, 1 लॉस करेगा 1 पॉजिटिव, 2 लॉस करेगा 2 पॉजिटिव। तो फ्लोरीन क्या है, इसके पास 7 है, पॉसिबिलिटी है इसको कोई 1 दे देगा, ना कि ये अपने 7 लॉस कर देगा 2 बनाने के लिए। 1 अगर गेन करेगा तो 8 हो जाएंगे सेकंड शेल में, अगर 2 आपके पास 7 लॉस करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि 1 गेन कर देगा। जब 1 गेन करेगा तो 8 हो जाएंगे, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मतलब हर एटम ये कोशिश करता है उसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो मैंने एक एग्जांपल बताई कि 2 करने के लिए कौन कौन कोशिश करेगा। आपके पास हाइड्रोजन करेगा कि उसके वैलेंस शेल में 2 हो जाएंगे, लिथियम करेगा, बेरिलियम करेगा। आपके पास जिनके शेल में वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 करने की कोशिश करेंगे। उससे ज्यादा वाले आपके पास क्या करेंगे, 8 करने की कोशिश करेंगे। तो अब जो हमारे वाला केस है या सोडियम, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और आपके पास इस ताकि थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 7 इसको कहीं से मिलने वाली नहीं है, 7 इसको कहीं से मिलने वाले नहीं है। वो क्या होगा कि ये अपना ही 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो जब अपना ही 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये सोडियम है, तो इसके पास 2 और ये 8 हो जाएगा, तो थर्ड शेल खत्म हो जाएगा। जब थर्ड शेल खत्म हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इसे लॉस कर दिया, तो ये जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा कौन सा, क्लोरीन। तो आपके पास इसके पास क्या होगा, 2, 8 और 8। तो इस पे आप क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, Cl नेगेटिव। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये आपके पास 2 आयन बन गए हैं, एक है सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हमेशा क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड भी हम दिखा सकते हैं सिंगल बॉन्ड, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है, क्योंकि ये डायरेक्शनल नहीं होता। डायरेक्शनल बताएंगे हम कोवलेंट बॉन्ड में, डायरेक्शन क्या होता है, ये कहीं ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सिर्फ। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। उनको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और जो इस तरह से आपके पास कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड। ये थी इसकी एक एग्जांपल। अब मैं लेता हूं उसकी दूसरी एग्जांपल। यह आपके पास CaCl2, फिर वही कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। 3p कितने हो जाएंगे आपके पास, 6। आगे क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, यहां पे 2 हो जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में इसके कितने होंगे 8, थर्ड शेल में कितने होंगे 8, और फोर्थ शेल में इसके 2 है। क्लियर? ध्यान रखना, जिसके पीछे 1 लिखा है वो फर्स्ट शेल, जिनके पीछे 2, 2 लिखा है समझो वो सेकंड शेल के हैं, जिसके पीछे 3, 3 लिखा है थर्ड शेल, और जिसके पीछे 4 लिखा है वो फोर्थ शेल। एक क्वांटम
नंबर्स में हम आपने स्टडी किया होगा और वो वीडियो भी देख लेना बाद में। अब आपके पास ये है, आपके पास बन गया। और दूसरा आपके पास Cl है, Cl, तो आपके पास Cl2 है, Cl, तो इसका एटॉमिक नंबर है 17, इसका भी 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। दूसरा जो Cl है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके फर्स्ट शेल में आपके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके सेम केस 2 8 7, तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में है, तो 2 लॉस कर देगा तो उसके पीछे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन देता है इस क्लोरीन को और दूसरा देता है इस क्लोरीन को। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या बन जाती है आपकी 2 8 8, यहां भी क्या बन जाती है 2 8 8, ये स्टेबल हो गया। तो ये Cl कन्वर्ट हो जाता है Cl नेगेटिव में, ये Cl भी कन्वर्ट हो जाता है Cl नेगेटिव में। तो हमारे पास ये जो कैल्शियम है, जब इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसकी होगी 2 8 एंड 8, तो इसका मतलब ये कैल्शियम जो है इसके पास अब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहां पे मैं लिखूंगा, तो ये आपके पास है Ca, इस पे 2 पॉजिटिव है, दूसरा Cl, ये एक Cl नेगेटिव, दूसरा Cl नेगेटिव, इसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी और इसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। और कंपाउंड जो बनेगा उसको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। तो ये इसकी 2 एग्जांपल लिख लो इसको। थर्ड एग्जांपल लेता हूं मैं इसकी। थर्ड एग्जांपल कौन सी है, मैं ले लेता हूं एक MgO, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब तो ये आपके पास मैग्नीशियम है। अब क्या है कि मैं यहां पे ले लेता हूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कि इसको ये पहले वाला शेल इसका ओटर बन जाए, ओटर शेल बन जाए, इसको 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, वो मुश्किल होता है। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो इसके सेकंड शेल में कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करता है, तो मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, इसके अंदर वाले शेल में बाहर वाला शेल खत्म हो जाएगा, अंदर वाला शेल ओटर शेल हो जाएगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये क्या करता है कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ये ऑक्सीजन गेन कर लेता है। तो जब ये गेन करेगा तो जो लॉस करेगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगी 2 और 8। तो ये किसके साथ मिलती है, किसके साथ मैच करती है, नियान के साथ। तो ये कोशिश करते हैं कि स्टेबल हो जाए, नोबल गैस के साथ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करे, तो वो इसको स्टेबिलिटी देता है। तो जब ये गेन करेगा ऑक्सीजन तो ये क्या हो जाएगा 2 and 8। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किसके साथ मैच करेगी, नियान के साथ 2 8, तो ये भी स्टेबल हो गया। जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए उस पे आ गया 2 पॉजिटिव
और जिसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए उस पे आ गया 2 नेगेटिव। तो ये आपके पास पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। तो ये बन गया आपके पास आयनिक कंपाउंड, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इस तरह से ये बना देंगे आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन एटम एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अदर एटम। अब इसमें आपने क्या चीज देखी मेन, कि एक है आपके पास ये सोडियम क्लोराइड, दूसरा आपके पास क्या है कैल्शियम क्लोराइड, और तीसरा क्या दिया मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें लॉस इलेक्ट्रॉन किसने किए? सोडियम ने, कैल्शियम ने, मैग्नीशियम ने। तो जो आपके पास और गेन किसने किए? क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो ये क्या है आपके पास? नॉन मेटल्स, नॉन, और ये क्या है? मेटल्स। तो इसका मतलब तो जो आपके पास आयनिक बॉन्ड है वो किसके बीच बनता है? बॉन्ड, ionic bond is formed, ionic bond is formed always between metals and नॉन मेटल्स की जगह लिखेंगे मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर? तो ये बात क्लियर होगी। तो ये था आपके पास आयनिक बॉन्ड क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर, कौन सी चीज जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए मजबूर करती है, और क्या कंडीशन चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए जिससे आयनिक बॉन्ड बनता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, साफ कर दूं ये। तो यहां पे लिखूंगा मैं कंडीशंस नेसेसरी for the formation of ionic bond। सबसे पहले more the difference between electronegativity of atoms, more strong will be the ionic bond। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? देखो हमारे पास, मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसी को, कि जितना उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा इतना ही बॉन्ड क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड ज्यादा बनेगा। अब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारे पास? दो है, ए और बी। आपके पास क्या है कि लेट करो कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे? आपके पास सेंटर में, जैसे एग्जांपल है H और H के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ये बिल्कुल कहां रहेंगे? सेंटर में। कहां पे रहेंगे? सेंटर में। ठीक है। अब क्या है कि क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। अब अगर मैं यहां पे ले लूं H
और F, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, लेकिन इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 2 and 7। फ्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। इसको भी 1 चाहिए, तो मतलब नीड दोनों की एक जैसी है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं, ना ये देगा इसको, तो ये भी शेयर करेंगे। लेकिन शेयर करेंगे जब, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से हाइड्रोजन से दूर होंगे, फ्लोरीन के पास होंगे। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन बनती है, इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है, थोड़ा सा पॉजिटिव, पर ये अभी भी कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि इन्होंने शेयर किया। इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, लेकिन फिर भी आपके पास इतना डिफरेंस नहीं था कि ट्रांसफर। लेकिन अगर हम क्या करें, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और इधर मैं ले लू, इधर क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब अगर मैं लेता हूं कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाते कम होती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाते हुए डिक्रीज करती है, और लेफ्ट से राइट जाते हुए, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेफ्ट से राइट जाते हुए इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस। क्या करती है? इंक्रीज करती है। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा आपके पास आयनिक बॉन्ड किसका बनेगा? आपके पास कि CS और F के बीच। क्लियर? तो इसका मतलब वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसका मतलब कि जितना इसके और इसके बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सब कम है, इसकी ज्यादा है। इसकी जितना डिफरेंस इन दोनों में है, उससे इसका डिफरेंस कम हो गया, ज्यादा हो गया, इसका उससे भी ज्यादा हो गया, और इसका उसके भी ज्यादा हो गया, इसका उससे भी ज्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, आयनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो मतलब मोर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, मोर स्ट्रॉन्ग विल बी दी आयनिक बॉन्ड। तो इसका मतलब मेटल्स में जो ग्रुप में सबसे नीचे एलिमेंट होगा, और नॉन मेटल में ग्रुप में जो सबसे ऊपर एलिमेंट होगा, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर? अब दूसरा, मेटल जो है, मेटल्स मस्ट हैव मेटल की आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है, वो कम होनी चाहिए। मस्ट हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी। जितनी एनर्जी कम होगी मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी, उतना ही बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रांग होगा। वेयर आपके पास एग्जांपल, जैसे लिथियम है, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां से मैं नीचे आऊंगा तो आपके पास यहां पे मैं लिखता हूं ऑक्सीजन, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 1 2 3 4 5 6। अब देखो कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लगानी है बाहर निकालने के लिए, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक तो इसको पुश आगे ही होगा कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन ये लॉस करना जरूरी है उसके लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस आगे ही तैयार है बाहर जाने के लिए, तो उसको एनर्जी, बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी बाहर निकालने के लिए। लेकिन यहां पे इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर बाहर निकालने हैं तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब कि ये गेन करने की ज्यादा पावर रखेगा, लॉस करने की पावर कम रखेगा। इसलिए जो मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है
वो कम होनी चाहिए। तो मेटल्स में भी जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है। तो उसका मतलब मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। थर्ड, नॉन मेटल must have high electron affinity, तो उनकी इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचने की तरफ प्यार ज्यादा होना चाहिए। जितनी ज्यादा उनको अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, उतना ही बॉन्ड ज्यादा आयनिक बनेगा और स्ट्रांग बनेगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। इसलिए आपके पास मेटल मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे इंटर करता है, जो इंटर करेगा, जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसको बोलेंगे हम, जो एनर्जी बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास शेल है, न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में अगर 7, 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर है कहीं, वहां से अपनी तरफ खींचना है। जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, यहां पे थोड़ी सी इसको स्पेस चाहिए। शेल के ऑर्बिटल शेल्स क्या होते हैं? शेल इज नथिंग बट एनर्जी लेवल। तो जब एनर्जी लेवल है शेल, तो जब कोई चीज इसमें इंटर करेगी तो यहां से कुछ बाहर निकलेगा। तो जितने बाहर क्या निकलेगी, बाहर क्या जाएगी? एनर्जी। अंदर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन इंटर करे तो वहां से जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रॉन की कितनी पावर है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बाहर निकालने की, तो वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने की उसके ताकत है, उतनी ही एनर्जी ज्यादा निकलेगी। क्लियर? तो दूसरा क्या, मेटल मस्ट है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फोर्थ आ गया आपके पास, फोर्थ है आपके पास लोवेस्ट, आपके पास फोर्थ आ गया कि एनर्जी कम होनी चाहिए। तो डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी टू गेन स्टेबिलिटी। तो जब 2 एटम अलग अलग होते हैं, इसकी अपनी एनर्जी है, इसकी अपनी एनर्जी है। तो जब 2 एटम अलग अलग होते हैं तो उनकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, लेकिन जब वो आयन में कन्वर्ट होते हैं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो ये जब एक दूसरे के पास आएंगे तो फोर्स से एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे। जब फोर्स से एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे, वहां से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। जो एनर्जी निकलती है बाहर, तो उसका मतलब जब एटम, अलग अलग एटम की एनर्जी ज्यादा थी, जब दोनों वो कंबाइन हुए, उनमें से कुछ एनर्जी बाहर निकली। तो जो एनर्जी बाहर निकलेगी तो इनकी मॉलिक्यूल की जो आपके पास बनेगा, दो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ओवरऑल कम हो जाएगी। एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जब एनर्जी कम होगी, इसका मतलब वो इंडिविजुअल एटम से स्टेबल है। जो अलग अलग एटम थे उससे ज्यादा स्टेबल है जब वो किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। तो क्या है? डिक्रीज इन एनर्जी टू गेन स्टेबिलिटी। तो ये आपके पास थर्ड। और फोर्थ लास्ट में आपके पास क्या आ गया? लैटिस एनर्जी। फोर्थ क्या आ गया आपके पास? लैटिस एनर्जी। फोर्थ है फिफ्थ, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या हो गया? देखो भाई, वही है जो दो एटम जब आयन में कन्वर्ट होते हैं, आयन जब जुड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एक मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है आपके पास?
मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन जब आपके पास 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड is formed from their individual atoms and energy released is called as lattice एनर्जी। ठीक है, यू से नोट करेंगे। फिर वही लैटिस एनर्जी क्या है, जब आपके पास एक मॉलिक्यूल बनेगा दो एटम को मिलके, लेकिन जब आपके इतने मॉलिक्यूल बनेंगे 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23, तो 6.02 इंटू 10⁻23 क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो जो एनर्जी आयनिक कंपाउंड में निकलेगी, जो एनर्जी बाहर निकलेगी, उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। तो हायर द लैटिस एनर्जी, higher the lattice energy, more stable will be ionic compound। क्लियर। तो ये थे आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशन जो है फेवर करती है आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड बनने में आयनिक कंपाउंड। एक है कि डिफरेंस बिटवीन क्या होना चाहिए, मोर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, मोर स्ट्रांग विल बी दी आयनिक बॉन्ड। मेटल मस्ट हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटल मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, decrease energy to gain stability, and higher lattice energy. These are the 5 conditions which on which the strength of ionic bond depends. These 5 conditions must be followed. उसके बाद आ गई आपके पास प्रॉपर्टीज। Properties of ionic compounds। फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी है इसकी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े हाई होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े हाई होते हैं, क्योंकि ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बड़ी स्ट्रांग होती है। आयंस के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग होती है, उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। जब उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। एक प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या है, ये आपके पास गुड यहां पे लिखूंगा नॉट गुड, बैड
conductor of electricity in solid form, but conduct electricity in molten state or aqueous solution। एक्वस सोल्यूशन। देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं दो चीजें, एक इलेक्ट्रॉन, वो क्या होना चाहिए, मैं फिर लिखूंगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। या क्या होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस। या तो आयन घूमे अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह, तो या क्या हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो आयनिक कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, आयंस होते हैं, आयंस होते हैं। लेकिन जब वो सॉलिड फॉर्म में हो तो आयंस रिजिड होते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई डिफेक्ट हो उसकी वजह से कनेक्ट करेंगे, वो हम पढ़ेंगे 12th में कि अगर किसी सॉलिड में कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन एज ए प्योर सॉलिड, प्योर आयनिक कंपाउंड, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो लेकिन जब उसको पिघला दोगे तो उसके आयंस अलग अलग हो जाएंगे, तो आयंस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जब वो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। क्लियर? या फिर उनकी सोल्यूशन बनाएंगे हम, क्या वाटर में डिसॉल्व किया, उनकी सोल्यूशन बना दी, उसमें आयन क्या होते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। When we form solution of an ionic compound, the ions get dissociated, the compound get dissociated into ions। और जैसे आपके पास अगर डिसोशिएट हो गया, ये आप बोलोगे ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है। अगर ये सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वाटर में अगर इनको डालेंगे तो अगर ये डिसोशिएट होंगे तो अपने आप को अट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे, वहां भी अट्रैक्ट करेंगे, जुड़ जाने चाहिए जब पास आए। लेकिन क्या होता है कि वाटर इनको पॉजिटिव इस तरह से इनकी सराउंडिंग में इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है इधर, क्योंकि इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो ये अपने आप को वाटर पॉजिटिव वाले के सराउंडिंग में इस तरह से अरेंज हो जाता है, इस तरह से अरेंज हो जाता है कि इस तरह से यहाँ पे H, यहाँ पे H, और जो नेगेटिव है उसके में वाटर इस तरह से अरेंज होता है, यहाँ H, H, यहाँ पे H, H, यहाँ पे H, H, यहाँ पे H और H। क्लियर? तो अब जब इसके सराउंडिंग में इसकी क्या होगी, अगर वाटर के मॉलिक्यूल ने इनको सराउंड कर लिया तो उससे क्या है कि ये दोबारा जुड़ नहीं सकते, अब ये मूव कर सकते हैं इधर से उधर, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो ये आपके पास ये वापस इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जब सॉल्यूशन बनाओ तो इनकी क्या हो जाए, वो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वापस ही जुड़ते नहीं। क्लियर? तो थर्ड आ गया इसका सॉल्युबल in polar solvent and insoluble in non-polar
सॉल्वेंट। फिर वही बात, हमारे पास ये वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल बना है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच, इनका सेंटर का जो इलेक्ट्रॉन होगा थोड़ा सा किसके पास होगा, ऑक्सीजन के पास। तो इसका मतलब इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव। तो इस तरह से जो बॉन्ड होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं, उनको बोलते हैं पोलर। तो वाटर है तो सॉल्वेंट मोस्टली होता है, तो बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट। और आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड, जैसे आपके पास ये Cl4 है, ये Cl है, यहां C, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर में, है की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस है। Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास होना चाहिए, इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इस पे पॉजिटिव। पर क्या है कि चारों साइड से ये इक्वली अट्रैक्टेड हैं, ये इधर भी इतना, इधर भी इतना, इधर भी इतना। तो वो इसको क्या बनाता है, नॉन पोलर। इसको क्या बनाता है, नॉन पोलर। तो ये क्या है, नॉन पोलर। अगर इसकी जगह ये CCl3 होता, HCl3 होता, तो ये पोलर होता, क्योंकि इसको तीन साइड पे क्लोरीन है और एक साइड पे हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता, इन पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे आपके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो आपके पास ये जो ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन पोलर। और जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा होता है वो होते पोलर, होने चाहिए लिक्विड सॉल्वेंट। तो ये जो आपके पास आयनिक कंपाउंड है वो सोलेबल है किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, इनसॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो आपने सोलेबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये था बेटा आपके पास केमिकल बॉन्डिंग का पहला बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इसमें आयनिक बॉन्ड जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसकी कुछ कंडीशन नेसेसरी थी। मेटल की आपके पास क्या होनी चाहिए, मेटल और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए और लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ये कंडीशन थी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के लिए। और प्रॉपर्टी है कि इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये था आपके पास आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।